औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी आप सबकी। अच्छा भाई बेटा, हमारा डिस्कशन चल रहा था टैक्स ईयर्स का। और टैक्स ईयर्स में हमने 3 तरह के टैक्स ईयर्स को पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर में हमने ये देखा कि नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून को। ये हैंड आउट ग्रुप पे भी सेंड हो गया था। ये जो हैंड आउट था ग्रुप पे सेंड हुआ था। एक तो पता नहीं ग्रुप कौन सा चल रहा है, मुझे वो भी नहीं पता, खो गया है मुझसे। इतने सारे ग्रुप्स हैं कि मैं ग्रुप्स में खो गया हूँ। असल में बुक में वहीं रूम में भूल गया हूँ। अच्छा भाई, ग्रुप में सेंड तो नहीं हुआ हुआ ये हैंड आउट? हुआ है? नॉर्मल टैक्स ईयर वैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि ये दिस इज़ द 12 मंथ पीरियड। जो नॉर्मल टैक्स ईयर्स है 12 महीने का पीरियड है जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और ख़त्म कब होता है? 30 जून को। नॉर्मल टैक्स ईयर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ये देखा कि ये हमारी इकोनॉमी के फिस्कल ईयर से कॉरिस्पॉन्ड करता है और ज़्यादातर टैक्स पेयर्स का ईयर यही रहता है 1 जुलाई से 30 जून। मेरा भी नॉर्मल टैक्स ईयर यही है, आपका भी नॉर्मल टैक्स ईयर यही है, ठीक है। तो हमने कहा ये नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है, 12 महीने का पीरियड होता है। डिनोट कैसे किया जाता है, नाम कैसे दिया जाता है? हमने कहा जिस कैलेंडर ईयर में ये नॉर्मल टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है उसी कैलेंडर ईयर की मुनासिबत से इसको नाम दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई से और ख़त्म हो रहा है 30 जून 2022 को, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। फिर हमने देखा स्पेशल टैक्स ईयर। फिर हमने देखा था स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर हमने देखा ये भी 12 महीने का ही साल होता है। एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30 जून, 30 जून के अलावा जो कहीं भी ख़त्म हो रहा होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर है। और हमने कुछ मिसालें भी देखी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो साल होता है वो 1 जैन से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो ये वो साल है जो 30 जून पे ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, और ये स्पेशल टैक्स ईयर एफबीआर प्रिस्क्राइब करता है फॉर क्लास ऑफ टैक्स पेयर, फॉर एनी स्पेशल क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स, ऐसा ही है। अच्छा, इस स्पेशल टैक्स ईयर को हम नाम कैसे देते हैं? हम ये देखते हैं कि ये स्पेशल टैक्स ईयर किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है, उसी की मुनासिबत से हम इसको नाम दे देते हैं। इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि अगर तो जुलाई से दिसंबर के बीच में ये स्पेशल टैक्स ईयर एंड फॉल कर रहा है, मिसाल के तौर पर स्पेशल टैक्स ईयर एंड ख़त्म हो रहा है 31 अगस्त को, 1 सितंबर से शुरू होता है और 31 अगस्त को ख़त्म होता है। हमने कहा उसका स्पेशल टैक्स ईयर क्या कहलाया जाएगा? अगर 31 अगस्त 2023 को ख़त्म हो रहा है तो क्या करेंगे? 24 नेक्स्ट ईयर। 31 अगस्त 23 को ख़त्म हो रहा है, कैलेंडर ईयर +1 24, टैक्स ईयर 2024। और अगर स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है मिसाल के तौर पर 31 मार्च 2027 तो टैक्स ईयर 2027। तो टैक्स ईयर का नाम देना क्यों ज़रूरी है? ताकि एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एक्ट पता लग सके कि कौन सा लॉ, कौन से रेट्स एप्लीकेबल होंगे। यानी कि टैक्स ईयर 2024 टैक्स ईयर अगर 2024 है तो उस पर फाइनेंस एक्ट 2023 वाला एप्लीकेबल होगा और वो रेट्स जो 2023 के फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनैक्ट हुए हैं वो वाले रेट्स उस पर एप्लीकेबल होंगे। क्या ये बातें समझ आती हैं? फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी ने नॉर्मल से स्पेशल में अपना टैक्स ईयर चेंज किया या स्पेशल से नॉर्मल में या स्पेशल से स्पेशल में, तो एक ऐसा पीरियड रह जाता है जो यतीम पीरियड रह जाता है, बीच का पीरियड जो यतीम पीरियड रह जाता है, उसे हमने क्या कहा था? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। पूरे 12 महीनों का साल वो नहीं होता है, हमेशा 12 महीनों से कम का होगा।
वैसे तो कहलाना चाहिए ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड कहलाना चाहिए, लेकिन लॉ के हिसाब से हम उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, क्योंकि ये ना पिछले पुराने वाले एक साल में फॉल करता है ना अगले वाले टैक्स ईयर में फॉल करता होता है, और ये टैक्स पीरियड यतीम रह जाता है। तो लॉ के अंदर प्रोविजन ये है कि ये एक अलग टैक्स ईयर है, और जब आप पोर्टल पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जब बड़े हो जाएंगे तो पोर्टल पर रिटर्न फाइल करेंगे तो आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एक अलग से ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जिसको क्लिक करके आप ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक हो गई बात। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को नाम कैसे दिया जाएगा, मैंने आपको ये भी बताया था। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को नाम दिया जाएगा उसी तरह जिस तरह स्पेशल टैक्स ईयर को नाम दिया जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक स्पेशल टैक्स ईयर है, सॉरी ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है। ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा वाला है, नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 समझ लो। कहाँ से शुरू हो गई है, 1 जुलाई 24 से ख़त्म कब होगा, 30 जून 25। हमने कहा अब इस जो भी बंदा था, जो भी पर्सन था, कंपनी थी, इंडिविजुअल था, एओपी था, उसको अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना था, और वो टैक्स ईयर नया वाला कब से शुरू करना चाह रहा है, वो नया वाला टैक्स ईयर शुरू करना चाह रहा है 1 नवंबर 25 से शुरू करना चाह रहा है। तो अब नया साल इसका कब से कब तक चलेगा, 1 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर ना, 31 का महीना होता है भाई अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2026। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि ये स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर 2027, स्पेशल टैक्स ईयर 2027। क्यों, क्योंकि ये वाला 31 अक्टूबर 2026 अगर मैं नॉर्मल टैक्स ईयर का बैंड बनाऊं तो ये 1 जुलाई 26 से लेकर 30 जून 27 के बैंड में फॉल कर रहा है। ये फॉल कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 के बैंड में। क्या मैंने ठीक किया है, हाँ ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने क्या भी बताया था, ये देख लो कि ये स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस महीने में फॉल कर रहा है, अक्टूबर में फॉल कर रहा है, तो जो कैलेंडर ईयर है उसमें +1 कर देना। ठीक है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2027 है। अब ये वाला पीरियड रह गया यतीम, ये ना इस नॉर्मल टैक्स ईयर के रिटर्न में इसने इस पूरे साल का रिटर्न फाइल किया होगा। रिटर्न फाइल करने से क्या मुराद होती है, जब मैं कहता हूँ रिटर्न फाइल किया होगा, उसने अपनी पूरी इनकम की, एसेट्स की सारी डिटेल्स दी होंगी, इसका ये मतलब होता है। जब मैं कहता हूँ रिटर्न, जब भी मैं कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि आपको लग रहा हो कि यार ये सर ने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, तो आप मुझे उसी वक्त बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो मैं उसकी बेसिस के ऊपर कॉन्सेप्ट आगे आपको पूरा पढ़ा दूँ और आप बोलोगे ये तो सर पता ही नहीं चला आपने क्या बोला। बात समझ आ रही है। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले 3 बैच पहले की बात है। अब वो गाड़ियों की जब मिसाल दे रहा था, कैपिटल एसेट की मिसाल आ रही थी, फिर बिजनेस एसेट्स की, व्हीकल्स की मिसाल आ रही थी। अब मैं उसके अंदर बार बार ना फॉर्च्यूनर की मिसाल दे रहा था, फॉर्च्यूनर। अब फॉर्च्यूनर के ऊपर मैंने इतनी मिसालें दे दी, फॉर्च्यूनर की वैल्यू ज़्यादा होती है, चूँकि वो बिजनेस एसेट, जब हम बिजनेस इनकम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल में भी एक थ्रेशोल्ड है, इतने से ज़्यादा का व्हीकल होगा तो उसके ऊपर हमें कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट करनी होगी। तो अब मैं फॉर्च्यूनर की एग्जांपल ले जा रहा हूँ, फॉर्च्यूनर। अब जब मैंने सब पढ़ा लिया, करा लिया, फिर एक खातून पूछ रही है सर ये फॉर्च्यूनर क्या होती है। ये तो आपको पहले पूछना चाहिए था, ये तो आपने देर कर दी बहुत। सही है, तो फिर जब भी मैं फॉर्च्यूनर की एग्जांपल देता हूँ तो मैं उससे पहले ही बता देता हूँ फॉर्च्यूनर जो कि एक महंगी गाड़ी है, जो कि एक बड़ी गाड़ी है। ठीक है, तो कोई भी अगर मैं ऐसी बात करूं कि आपको लग रहा होगा सर बड़े फ्लो में चल रहे हैं, जज्बाती चल रहे हैं, सर को रोकना मुनासिब नहीं है। नहीं, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हाथ रेस कर दें, मैं समझ जाऊंगा आपके दिमाग में कुछ कुल बुला रहा है। मैं अगर उस वक्त ना भी रुका तो मुझे याद रहेगा कि इस बच्चे ने यूँ हाथ रेस किया था, मैं उससे फिर सवाल बाद में पूछ लूँगा। मुझे जिधर रुकना होगा मैं रुक जाऊँगा, आप बस हाथ रेस कर लें। क्या ये बात समझ आ रही है? और जब मैं टॉपिक पढ़ा लूँ और मैं पूछूँ किसी का कोई सवाल है, फिर तो आप लोग बोल ही सकते हैं। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है, फिर मैं उसको खुद ही कहूँगा ठीक है मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। सही है, लेकिन ऐसा ना। तो रिटर्न मैं बता चुका हूँ, रिटर्न ऑफ इनकम किसको कहते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम इनकम टैक्स वालों का एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी सारी इनकम, एसेट्स, हेड ऑफ इनकम में क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं, ये सारी डिटेल डालते हैं। यानी कि अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि ये इनकम टैक्स की दुनिया का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है तो ये गलत ना होगा।
तो मैंने कहा कि ये वाला रिटर्न आपने पूरा साल का फाइल किया होगा, उसमें सारा डेटा उस साल का आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेशल टैक्स ईयर का रिटर्न आपने फाइल किया होगा, इसमें इसका पूरा डेटा आ गया। मेरे बच्चों, ये वो पीरियड रह जाएगा अगर टैक्स ईयर चेंज हुआ है तो जो ना पिछले साल में फॉल कर रहा, जो ना अगले साल में फॉल कर रहा, ये पीरियड यतीम रह जाएगा। तो क्या इस पीरियड में कमाई गई इनकम पर आपको टैक्स वालों को जवाब देना होगा, टैक्स देना होगा? कैसे दोगे? हमने कहा सर इसके लिए एक खुसूसी फॉर्म ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना होगा हमें, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का। इसके अंदर जो हमने कमाया, जो हमारे एसेट्स हुए, एक्सपेंसेस थे, वो सारे रिपोर्ट करना होंगे। ऐसा नहीं है कि ये गायब हो जाएगा, इसका हमसे कोई सवाल नहीं होगा, नहीं, ये कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या कहलाएगा ये? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जरा बताओ? 1 जुलाई 25 से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? 31 अक्टूबर 25। ठीक है, अब जरा मुझे बता दो कि ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा कहलाएगा? वेरी गुड। क्या ये बातें सबको समझ आ रही हैं? किसी अल्लाह के नेक बंदे को अगर ये बातें समझ ना आ रही हो, नहीं सर हम नेक नहीं हैं, फिर भी नहीं समझ आ रही हो तो बता दें। सही समझ आती है? यहाँ तक बातें सारी समझ आती हैं? गुड। यही खुलासा था हमने जो पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। अब आ जाओ पेज नंबर 2 के ऊपर, जो एक हेडिंग बनी हुई है चेंज इन टैक्स ईयर की। क्या सबको नजर आ रही है? क्या सबको नजर आ रही है? हम पढ़ने लगे हैं चेंज इन टैक्स ईयर। बातें नहीं होंगी बेटा। चेंज इन टैक्स ईयर, चेंज इन टैक्स ईयर। क्या हम टैक्स ईयर चेंज कर सकते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। एक तो मैंने आपको बताया कि एफबीआर चेंज करेगा, और अगर एफबीआर चेंज करेगा तो पूरे क्लास ऑफ पर्सन का टैक्स ईयर चेंज होगा, क्लास ऑफ पर्सन का, किसी एक बंदे का नहीं करेगा। लेकिन क्या कोई एक पर्सन चेंज करवा सकता है? आंसर इज यस, करवा सकता है। हमने कहा सर तभी तो ये TTY वजूद में आया, तभी तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का मसला वजूद में आया कि किसी ने टैक्स ईयर चेंज कराया होगा ना अपना, नॉर्मल से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में, स्पेशल से स्पेशल में। हमने कहा ये टैक्स ईयर चेंज करवाया जा सकता है। अच्छा, तो सर क्या कोई भी मुंह उठा के बोल दे कि मुझे टैक्स ईयर चेंज करना है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 30 जून मेरे सितारों के लिहाज से 30 जून मुझे सूट नहीं करता। जब मैं 30 जून अपना टैक्स ईयर रखता हूँ तो मेरी इनकम कम आती है। किसी बुजुर्ग बाबा ने कहा है कि आप टैक्स ईयर चेंज करवाएंगे तो आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं कहा ऐसी कोई फजूल बातों के ऊपर एफबीआर आपका टैक्स ईयर चेंज करने वाला नहीं है कि मेरे सितारों के लिहाज से ही मुझे सूट नहीं करता, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि मेरा टैक्स ईयर वही हो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ, जिस महीने में मैं पैदा हुआ वो मुबारक महीना। ऐसी कोई फजूल बातें, टोपी ड्रामे वाली बातें, ऐसी कोई बातें नहीं चलेंगी। मैंने कहा क्या टैक्स ईयर चेंज हो सकता है? आंसर इज यस, टैक्स ईयर चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। क्या शो करना पड़ेगी? क्या चेंज इन टैक्स ईयर हो सकता है? हमने कहा जी हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हमने कहा आप सबसे पहले एक काम करें, अप्लाई टू कमिश्नर। कमिश्नर कौन होता है? हमने कहा कमिश्नर एफबीआर के डिपार्टमेंट का ही एक बंदा होता है, सीनियर टाइप बंदा होता है, जिसके पास काफ़ी सारे इख्तियारात होते हैं। ठीक है, वही बात। एफबीआर भी इदारों की तरह एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है। मैंने आपको बताया कि एफबीआर लॉ नहीं बनाता, टैक्स का लॉ नहीं बनाएगा एफबीआर। लॉ कौन बनाता है? लॉ हमारे सियासतदान बनाते हैं, कानून साज इदारे जो हैं, पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली, उसमें अप्रूव होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट फिर उसको साइन करता है, लॉ बनता है। हमने कहा बातें नहीं। तो एफबीआर क्या करता है सर? फिर एफबीआर लॉ नहीं बनाता। एफबीआर लॉ एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम होते हैं, रिटर्न फाइलिंग की स्क्रूटनी करना, टैक्स पेयर को अप्रोच करना, उसकी वेरिफिकेशन करना, रिव्यू करना, नोटिस मारना, रिश्वत लेना, ये सारी चीज़ें एफबीआर का काम है, ठीक है। तो ये एफबीआर करता है, एफबीआर लॉ नहीं बनाता। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ हमने एफबीआर को जो जो पावर्स दी हुई हैं वो एक्सरसाइज करेगा। जैसे हमने बोला कि ठीक है, आपको किसी क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए अगर टैक्स ईयर आपको चेंज करना है तो आप कर लो,
ठीक हो गई बात। तो जिस तरह एक इदारा होता है, कोई भी अगर एक इदारा है, कोई भी एक कंपनी है, मिसाल के तौर पर ये एक कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी हिरार्कीज होती हैं। क्या ख्याल है? हमने कहा सबसे टॉप के ऊपर आता है सीईओ। सीईओ के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। हमने कहा डायरेक्टर फाइनेंस भी आ रहा होता है, डायरेक्टर मार्केटिंग भी आ रहा होता है, डायरेक्टर सप्लाई चेन भी आ रहा होता है, डायरेक्टर एचआर भी आ रहा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे डायरेक्टर आ रहे होते हैं। फिर इस डायरेक्टर फाइनेंस के नीचे हमने कहा बहुत सारी टीम होती है। हमने कहा सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर 1 हो, सीनियर मैनेजर 2 हो। फिर इस सीनियर मैनेजर के अंडर हमने कहा हो सकता है सर असिस्टेंट मैनेजर 1 हो, असिस्टेंट मैनेजर 2 हो, असिस्टेंट मैनेजर 3 हो। ये ट्रेजरी देखता है, ये रिपोर्टिंग देखता है, ये फिक्स एसेट्स देखता है, ये SM2 बैंकिंग मैटर्स देखता है, कुछ भी हो सकती है ना हिरार्की। फिर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे हो सकता है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस हो। तो एक कंपनी के अंदर तो बहुत लंबी चौड़ी हिरार्की चलती है, इदारा है ना कोई भी। इसी तरह FBR भी एक इदारा है। FBR का इदारा है, उसका इदारे का CEO कौन है? हमने कहा उस इदारे का CEO है चेयरमैन FBR। अब चेयरमैन FBR के नीचे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। हमने कहा चेयरमैन FBR के नीचे कमिश्नर्स होंगे, कमिश्नर के नीचे डिप्टी कमिश्नर होंगे, एडिशनल कमिश्नर होंगे, जॉइंट कमिश्नर होंगे, पता नहीं कौन कौन से कमिश्नर होंगे, आपको इससे क्या लेना देना। और बताने का मकसद ये है कि कमिश्नर FBR के इदारे का एक बंदा है, सीनियर बंदा है, जिसके पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है, जो ऑडिट खोल देता है, ऑडिट करता है, ऑडिट अप्रूव करता है, डिमांड रेज करता है, सीनियर बंदा होता है कमिश्नर। तो हमने कहा जो भी मैटर होता है, टैक्स का जो भी मैटर होता है, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो आप किसके पास लेके जाते हो? आपसे, आपका जो रेलेवेंट कमिश्नर है, आपकी जो जुरिस्डिक्शन पड़ती है। अब हर किसी का एक कमिश्नर नहीं होता। नॉर्थ कराची भी नॉर्थ साउथ जोन में डिवाइडेड है, अलग अलग ऑफिसेज हैं। फिर जो डिफरेंट बिजनेस क्लासेस होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल्स देखता है वो मुख्तलिफ कमिश्नर्स होंगे जो टेक्सटाइल के ऑडिट्स देखते हैं, या टेक्सटाइल की वो देखते हैं, अल्लाह भला करे, टैक्स पेयर्स को देखते हैं। तो वो एक अलग उनका हिसाब किताब चलता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी काम कराना होगा, आपको आपके रेलेवेंट कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन देना पड़ेगी कि मेरा टैक्स ईयर प्लीज़ आप चेंज कर दो, क्योंकि आपके टैक्स मैटर से रिलेटेड ये वो बंदा होगा, आपका रेलेवेंट कमिश्नर, जो कि आपके सारे मैटर्स को डील करेगा, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक होगी बात? आसान रखेंगे तो समझ आएगी बातें। अच्छा, तो हमने कहा आपको कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे जो भी रीज़न हो अप्लाई कर दो आप। नहीं, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। कंपेलिंग नीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंपेलिंग नीड का मतलब क्या होता है? अशद ज़रूरत। उर्दू में इसको कहते हैं अशद ज़रूरत। ऐसे नहीं कि आपने बोला कि यार मुझे बस चेंज करना है, मुझे मन समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। अशद ज़रूरत क्या होती है? आमतौर पर अशद ज़रूरत क्या होती है? आमतौर पर अशद ज़रूरत एक ही होती है। आमतौर पर अशद ज़रूरत एक ही होती है। वो क्या होती है? चलो वो बाद में बता दूँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें भी बनी हुई हैं, वो बाद में एंड में बताता हूँ अशद ज़रूरत क्या होती है। लेकिन हमने कहा कंपेलिंग नीड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंपेलिंग नीड आपने शो कर दी, कंपेलिंग नीड आपने शो कर दी। इख्तियार किसके पास है अप्रूव या रिजेक्ट करने का? कमिश्नर के पास है। वो क्या भी कर सकता है? अप्रूव भी कर सकता है। वो क्या भी कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। वो ये भी कर सकता है कि हो सकता है उसने पहले आपको अप्रूवल दी हो, स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर या नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में जाने की अप्रूवल उसने पहले दे दी हो, और वो ये भी कर सकता है कि अपनी पहले से दी हुई अप्रूवल को क्या भी कर ले, विड्रॉ भी कर ले। वो विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक हो गई बात? ठीक है। अच्छा सर, लॉ के अंदर हमेशा हमें एक चीज नजर आएगी कि जब भी ऐसा कोई डिसीजन होगा, ऐसा कोई कंक्लूजन होगा जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट जा रहा होगा, जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट जा रहा होगा, उसमें लॉ हमेशा एक बात कहेगा कि टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। क्या दो? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग
हर्ट दो। मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि ये रिजेक्ट कर दी मैंने एप्लीकेशन, सो नाउ यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू द टैक्स पेयर। आप उसको ये अपॉर्चुनिटी दो कि वो आपको एक्सप्लेन करे कि क्यों ये एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो अपनी सफाई पेश कर सके। देखो कानून जहाँ भी होता है इंसाफ के तकाज़ों को फॉलो करता है, बात समझ आ रही है? वो यहाँ पर भी टैक्स पेयर को सफाई पेश करने का मौका दे रहा है कि भाई कमिश्नर ने अगर तो रिजेक्ट कर दी है या विड्रॉ कर दी है, तो हमने कहा इन केसेस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू टैक्स पेयर। अच्छा, अप्रूव अगर कर दिया, अप्रूव कर दिया, अप्रूवल हो सकती है मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर बोले ठीक है मैं आपकी अप्रूव तो कर दी एप्लीकेशन, लेकिन मैं ये कंडीशंस भी उसमें साथ में अटैच कर रहा हूँ, ये आपको फुलफिल करना पड़ेंगी। क्या फुलफिल करना पड़ेंगी? मिसाल के तौर पर कमिश्नर ये बोल सकता है ठीक है मैंने आपकी कंपेलिंग नीड को शो करते हुए आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आप हर साल मुझे एडिशनली फाइल करोगे, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं फाइल किए तो मैं आपके फिर विड्रॉ कर लूँगा। तो वो कोई भी कंडीशंस को क्या कर सकता है? इम्पोज कर सकता है। अच्छा भाई, और सर मिसाल के तौर पर कंडीशंस लगा के कमिश्नर ने बोल दिया ठीक है आपका टैक्स ईयर चेंज अब हम कर रहे हैं, आपका टैक्स ईयर हम चेंज कर रहे हैं। मिसाल ले रहा हूँ मैं, ये टैक्स ईयर हमें चेंज करवाना है, नॉर्मल टैक्स ईयर ख़त्म हुआ, हमने एप्लीकेशन वगैरह दी, एप्लीकेशन वगैरह हमने दे दी, और एप्लीकेशन वगैरह हमने इधर दी, इस डेट को एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर, चेंज ऑफ टैक्स ईयर की एप्लीकेशन हमने इधर दी, और इधर कहीं जाके इधर 2 नवंबर को जाकर नोटिस आ गया, अप्रूवल आ गया। कब आ गया? 2 नवंबर को। 2 नवंबर को अप्रूवल आ गया, ऑर्डर आ गया, इसको कहते हैं अप्रूवल ऑर्डर आ गया। नोटिस नहीं कहेंगे, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अप्रूवल। तो हमने कहा सर ये 2 नवंबर को ये जो ऑर्डर आया है, अब नया साल तो शुरू हो गया, तो हमने कहा इस ऑर्डर के अंदर डेट मेंशन होगी। इस ऑर्डर में डेट क्या होगी? मेंशन होगी। इफेक्टिव डेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स ईयर। उस ऑर्डर में डेट मेंशन होगी कि आपका चेंज ऑफ टैक्स ईयर कब से इफेक्टिव है। उस ऑर्डर में ये डेट मेंशन होगी, भले 5 नवंबर को रिसीव हुआ, लेकिन उस ऑर्डर में ये डेट मेंशन होगी कि आपका नया टैक्स ईयर 1 नवंबर से शुरू हो गया। तो जो डेट उस ऑर्डर में मेंशन होगी, इफेक्टिव डेट, उस डेट से इफेक्टिवली हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही सबको? जबरदस्त। तो हमने कहा न्यू टैक्स ईयर इफेक्टिव फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन ऑर्डर। अच्छा सर, अगर तो कमिश्नर ने इसे रिजेक्ट कर दिया, अगर तो कमिश्नर ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो क्या टैक्स पेयर के पास कोई और रास्ता है? एक तो हमने कहा ठीक है वो अपनी सफाई पेश करेगा, कायल करने की कोशिश करेगा। हमने कहा लेकिन अगर कमिश्नर कायल नहीं हो रहा, हमने कहा एक वजह तो ये हो सकती है कि आपने कायदे आज़म का दीदार ना कराया हो, लेकिन अगर फिर भी वो कायल नहीं हो रहा, तो क्या अब आपके पास क्या रास्ता है? क्या? अच्छा, मैंने बिल्कुल ठीक बात, मैंने ये बताया था कि एक इंसाफ का रास्ता होता है टैक्स की दुनिया में, याद है? मैंने आपको बताया था टैक्स की दुनिया में एक इंसाफ का रास्ता होता है। उस इंसाफ के रास्ते की पहली सीढ़ी होती है कमिश्नर। कमिश्नर अपील, वो ये वाला कमिश्नर नहीं होगा, वो भी होगा कमिश्नरी, लेकिन ये वाला कमिश्नर नहीं होगा।
वो होगा कमिश्नर अपील। पहली सीढ़ी, इंसाफ की पहली सीढ़ी कमिश्नर अपील। दूसरी सीढ़ी मैंने कहा था ट्रिब्यूनल होता है, और फिर आगे की सीढ़ियां होती हैं, इंसाफ की सीढ़ियां टैक्स की दुनिया में। याद है सबको? लिखा हुआ रजिस्टर में? किसने नहीं लिखा हुआ? क्यों नहीं लिखा हुआ मेरे बच्चों? लिखो ना। जो बातें मैं बोर्ड पर लिखवाता हूँ वो रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए ना। आपके रजिस्टर में लिखी नहीं होती है, फायदा क्या? बोर्ड से भी मिट जाएंगे, दिमाग से भी मिट जाएंगे, फायदा नहीं होगा कुछ। हमने कहा इंसाफ की सीढ़ी होती है, टैक्स की दुनिया में भी एक इंसाफ की सीढ़ी होती है, कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होता है, पढ़ेंगे आगे। तो हमने कहा सर फिर इंसाफ का दरवाजा क्या खटखटाया जा सकता है? क्या इंसाफ का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? हमने कहा वो इंसाफ का दरवाजा इधर खटखटाया नहीं जा सकता, इधर खटखटाया नहीं जा सकता। सर क्यों खटखटाया नहीं जा सकता? इधर साफ अल्फाज में लिखा गया है कि अगर रिजेक्शन होती है तो आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर रिजेक्शन होती है तो आप क्या कर सकते हो? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो टू बोर्ड। और बोर्ड जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो टू बोर्ड, तो हमने कहा सर ये बोर्ड ही तो है, और ये बोर्ड का ही तो कारिंदा है, ये बोर्ड का ही तो नुमाइंदा है, ये एफबीआर का ही तो नुमाइंदा है, उसी को रिव्यू एप्लीकेशन क्यों फाइल करनी है? नहीं, हमने कहा जब भी ऐसा लिखा हुआ हो ना कि रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो टू बोर्ड, इसका मतलब होता है कि अब ये रिव्यू एप्लीकेशन जाएगी किसके पास? चेयरमैन, इसके उसके भी बॉस के पास जाएगी, टॉप लेवल अथॉरिटी के पास जाएगी। ठीक हो गई बात? लेकिन इस केस में इंसाफ का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता। क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये इतना पैटी मैटर है, इतना छोटा मैटर है कि हमने कहा इसके लिए आप इंसाफ वाले इदारों को तंग ना करो। ये इतना छोटा मैटर है, ये इतना पैटी मैटर है, और टैक्स ईयर के चेंज का अप्रूवल का इख्तियार हमने वैसे ही किसको दे दिया हुआ? एफबीआर को ही दिया हुआ है। तो हमने कहा ये इतना छोटा मैटर है कि इसके लिए आपको इंसाफ के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। जो रिव्यू एप्लीकेशन वो किसी को दे दो आप, बोर्ड को। बोर्ड से मुराद इंटरमेट्रिक बोर्ड नहीं है, ये चेयरमैन एफबीआर है। ये क्या बात समझ आ गई है? और चेयरमैन एफबीआर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल। और आप इसके बाद फिर किसी के पास भी नहीं जा सकोगे। क्या ये बात समझ आ गई है? बस फिर अभी हम हैंडआउट से रीड करते हैं, लेकिन क्या मैं ये मिटा दूं? ये मिटा दूं? अच्छा, अब मैं इसकी कंपेलिंग नीड भी आपको बता देता हूं ताकि हम एक साथ ही हैंडआउट रीड करके इस टॉपिक को मुका दें। कंपेलिंग नीड किसको कहते हैं? कंपेलिंग नीड कहते हैं अशद ज़रूरत को। अशद ज़रूरत क्या हो सकती है? हमने कहा अशद ज़रूरत इस केस में आम तौर पर एक ही होती है, एक ही होती है। वो क्या? आप आगे पढ़ेंगे या शायद आपने पढ़ा हो, किसको पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट पता है? पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट किसको पता है? एक का दुक्का लड़कों को पता है खाली। इसका मतलब ये पीआरसी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है हमारी, कोई बात नहीं। होता क्या है? होता ये है कि एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं सर? होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी। आपको पता है कंपनी के तो शेयर्स होते हैं ना? कंपनी के क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 100 शेयर ले लिए, इन्होंने 100 ले लिए, इन्होंने 1000 ले लिए, इन्होंने 2000 ले लिए, इन्होंने 3000 ले लिए। इसका मतलब मेरे पास 1% के शेयर्स हैं, आपके पास 1% के हैं, आपके पास हो सकता है 2% के हों, आपके पास हो सकता है 0.5% के शेयर्स हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के, कंपनी ही ले लेती है शेयर्स। ओहो, क्या ले सकती है कंपनी? हाँ, ये भी पर्सन है। जैसे मैं पर्सन हूँ, मैं पीटीसीएल के शेयर्स ले सकता हूँ, तो क्या एंग्रो पीटीसीएल के शेयर्स ले सकती है? ले सकती है। तो हमने कहा एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, और कितने लिए हुए हैं? हमने कहा 52% लिए हुए हैं, 50% से ज़्यादा लिए हुए हैं। कितने लिए हुए हैं? 50% से ज़्यादा लिए हुए हैं। उसकी वोटिंग पावर 50% से ज़्यादा है, उसकी शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। तो हमने कहा हुक्म का इक्का किसका चलेगा?
होल्डिंग कंपनी का, फिर जो होल्डिंग कंपनी चाहेगी वही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। मेरे पास 1% शेयर हैं इस कंपनी के। मैं कह रहा हूं, मैं इस कंपनी को कह रहा हूं कि यार आप नूरियाबाद में एक प्लांट लगा लो, प्लीज लगा लो। मैं कह रहा हूं ना, मैं ओनर हूं आपका। बोलेगा वो भाई चलेगी, मेरी 52% राइट्स मेरे पास हैं, मैं हूं इस कंपनी का अब्बू, आई एम होल्डिंग कंपनी। तो यूं कह लो, आसान अल्फाज में समझाने के लिए बता रहा हूं, ये अब्बू कंपनी, ये बेटा कंपनी, बच्चा कंपनी। सही हो गई बात? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिसके पास मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स होते हैं, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, जिसके पास पावर टू गवर्न होता है। अब ये बातें सारी आप पढ़ोगे FR2 में, जब जाओगे कंसोलिडेशन पढ़ोगे तब ये बातें आपको डिटेल में पता लगेंगी IFRS 3 में। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा कोई रिलेशनशिप होता है कि एक कंपनी है जिसके 52% या मिसाल के तौर पर 82% राइट्स, 82% वोटिंग राइट्स होल्डिंग कंपनी के पास है, तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है और वाकई में लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी यही है। फिर लॉ ऐसे देखता है कि ये दो अलग अलग कंपनियां नहीं हैं, ये क्या हैं? एक कंपनी। मिसाल के तौर पर बाप के पास जायदाद है 2 करोड़ रुपए की, बेटे के पास जायदाद है 3 करोड़ रुपए की, तो हम बोलेंगे यार ये 5 करोड़ का मालिक है। अगर हम यूं कहेंगे तो गलत तो नहीं होगा? नहीं सर, एक ही फैमिली के अंदर है ना पैसे। बात समझ आ रही है? तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को एज वन इकोनॉमिक यूनिट देखा जाता है, सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसीलिए जब आप FR2 के सब्जेक्ट में जैसे जाएंगे इंशाल्लाह, पास करके इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग FR2 भी पढ़ेंगे, तो आप लोग कंसोलिडेशन पढ़ेंगे कि कैसे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी और फिर कंबाइन होंगी। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसलिए क्योंकि लॉ के हिसाब से ये एक एंटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर भी हुक्म का इक्का किसका चल रहा है? होल्डिंग कंपनी का चल रहा है। ठीक है? मसला हो सकता है, क्या मसला हो सकता है? हमने कहा मसला ये हो सकता है कि इस होल्डिंग कंपनी का तो चल रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर, लेकिन ये सब्सिडरी कंपनी है जिसका चल रहा है स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और इसका चल रहा है 1 जुलाई से 30 जून। अब हमने बोला इसकी और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है हमें, और उसका टैक्स ईयर अलग है, इसका टैक्स ईयर अलग है। मसला आ जाएगा? मसला क्या आ जाएगा सर? उसकी जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसके दिसंबर के नंबर प्लस कर दें, गधे के साथ घोड़ा ऐड कर दें आप। हमने कहा ऐसी फजूल बातें आप ना करें तो अच्छा है। हमने कहा जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर मैं आपकी और आपकी वेल्थ कंपेयर कर रहा हूँ और मिला के देखना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ये 2 बच्चे हैं, इनकी मिला के वेल्थ कितनी है? आपकी वेल्थ मुझे पता है 31 दिसंबर की, आपकी मुझे पता है 30 जून की, मैं मिला के ऐड कर सकता हूँ? लेकिन नहीं सर, मेरी 31 दिसंबर पे इतनी वेल्थ थी, लेकिन जून पे तो मैंने खर्च कर दी। मिसाल ले रहा हूँ मैं। तो हमने कहा डेट तो कोइंसाइड करनी चाहिए, सेम ईयर एंड होना चाहिए, सेम डेट्स होनी चाहिए, फिर हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते। तो हमने कहा फिर क्या करें? हम क्या करें? हमने कहा या तो होल्डिंग कंपनी अपना टैक्स ईयर चेंज करवा के इस पे ले आए, या इस सब्सिडरी कंपनी अपना स्पेशल टैक्स ईयर चेंज करवा के किस पे ले आए। तो आम तौर पर 99.99% केसेस के अंदर जो भी चेंज ऑफ टैक्स ईयर हो रहा होता है वो इसी तरह के केसेस में हो रहा होता है कि जब एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स को हमने कंसोलिडेट करना है और उनके ईयर एंड कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो अब क्या होगा? हम कमिश्नर भैया के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई आप प्लीज चेंज करो, कंपेलिंग नीड है, क्योंकि हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स SECP को जमा करवाने हैं। लॉ के हिसाब से हमें कंसोलिडेशन करनी है, हम कंसोलिडेशन नहीं कर पाएंगे, मसला होगा, इश्यूज होंगे, हो तो जाएगी, इंटरिम क्लोजिंग करना पड़ेगी, एडजस्टमेंट्स पास करना पड़ेंगी, हो तो जाएगा, लेकिन मसला हो जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, परेशानी में आ जाएंगे हम लोग। तो आप एक काम करो, हमारा ईयर चेंज कर दो, टैक्स ईयर चेंज कर दो। तो वो चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे। क्या ये बातें जितनी मैंने समझाई हैं क्या सबको समझ आई हैं? ऊपर से तो नहीं गुजर गई हैं? क्या मैं रीड कर लूँ हैंड आउट?
कोई मसला हो तो मुझे बता देना भाई। कॉपी तो करते रहना, मैं पहले हैंड आउट रीड कर लूँ। सब्सिडरी कंपनी इंटरिम क्लोजिंग कर सकती है, लेकिन मैंने आपको वही कहा पूरी बात अगर आपने सुनी हो कि एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी, इंटरिम क्लोजिंग करना पड़ेगी, मसले मसाइल होंगे। वैसे ही क्लोजिंग करना इतना मुश्किल होता है। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्वालिफाई कर जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CFO की पोजीशन पे बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल क्लोजिंग करना कितना मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता। पेपर में बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जितना आसान नहीं होता, फाइनेंशियल क्लोजिंग में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आपको खुद पता लग जाएगा। रीड करूं जल्दी जल्दी, शाबाश। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग लेट ना आया करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर हफ्ते में 5 दिन क्लासेस हैं तो कभी एक क्लास के अंदर गलती से 5 मिनट लेट आ जाऊँगा मैं, किसी एक क्लास के अंदर। फ़ायदा क्या होगा? आप लोग हैबिचुअल होंगे, लेट आते होंगे, हर क्लास में आपके 5-10 मिनट ज़ाया हो रहे होंगे। नुकसान है ना, कितना बड़ा नुकसान है। ये यूँ समझ लो कि कोई बंदा पैसों की नोटों की गड्डी बांट रहा है, अगर 10 बजे नोटों की गड्डी बंटना शुरू हो जाएगी, जो लेट आएगा उसको हर मिनट के 10 लाख रुपए कम मिलेंगे उसको। 1 मिनट के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको। अब वो 10 मिनट लेट आया, कितने का लॉस हो गया? 1 करोड़ का लॉस हो गया। बात समझ आ रही है? इतनी मेहनत करके आ रहे हो, पेट्रोल इतना महंगा है, आ रहे हो, मुशक्क़त करके आ रहे हो, और फिर लेट आओ, अफसोस होगा ना, है कि नहीं? अफसोस होगा। जल्दी जल्दी बेटा प्लीज, रीड कर लो। अब आओ रीड कर रहे हैं। चेंज इन टैक्स ईयर, चेंज इन टैक्स ईयर हैंड आउट से रीड कर रहे हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आप घर जाके क्या भी कर रहे हैं, रिवाइज नहीं, याद। इन एडिशन टू अबव, चेंज इन टैक्स ईयर, सबके सामने खुला हुआ हैंड आउट। चेंज इन टैक्स ईयर, इन एडिशन टू अबव a taxpayer may get permission to adopt special income year subject to fulfillment of the following conditions laid down in section 74. That is, a person may apply to the, पढ़ लिया हमने ये, for change of tax year from normal tax year to special tax year or from special tax year to normal tax year, and the same can be granted subject to any कंडीशंस। मैंने आपको बोला वो कोई भी कंडीशन हो सकती हैं, फाइलिंग, एडिशनल फाइलिंग कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि कमिश्नर बोल सकता है ठीक है फिर हर साल तुम, अगर तुम होल्डिंग कंपनी हो तो फिर तुम सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फाइल करो हर साल। एडिशनल कंडीशन कोई भी लगा सकता है, ठीक हो गई बात। अगला पॉइंट, कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस इफ एनी। कमिश्नर परमिशन ग्रांट कर सकता है, कंडीशंस भी लगा सकता है अगर लगाना चाहे। एज द कमिश्नर में इम्पोज, जो भी वो लगाना चाहे, ओनली, लेकिन सिर्फ कब ऐसा होगा, इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड फॉर द चेंज। ऐसा नहीं हर केस में चेंज हो जाए। अगला पॉइंट, अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा ग्रांटेड बाय द कमिश्नर। जो भी चेंज ऑफ टैक्स ईयर होगा, स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल, जो कमिश्नर ने ग्रांट की है, इज सब्जेक्ट टू विड्रॉवल। वो चाहे तो इसको कभी विड्रॉ भी कर सकता है। सर कब विड्रॉ करेगा? मिसाल के तौर पर कमिश्नर को किसी ने फोन करके बता दिया कि अब ये होल्डिंग और बाप बेटे का रिलेशनशिप खत्म हो गया। बोला ऐसे कैसे खत्म हो गया? बाप बेटे का रिलेशनशिप, बोले भाई ये कंपनी थी यार, मेरा मतलब है ऐसी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो शेयर होल्डिंग थी ना, शेयर होल्डिंग खत्म हो गई है। ओ, कमिश्नर को पता लग गया अब ये होल्डिंग सब्सिडरी नहीं रहे, तो क्या अब वो अपनी परमिशन को विड्रॉ कर सकता है? या कमिश्नर ने कुछ कंडीशंस लगाई थी वो आपने फुलफिल नहीं करी, क्या वो फिर विड्रॉ कर सकते हैं? कंपनी कर सकते। तो हमने कहा अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू नॉर्मल ग्रांटेड बाय कमिश्नर इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल। विड्रॉल हो सकती है इफ इन हिज ओपिनियन, किसकी ओपिनियन में? कमिश्नर के ओपिनियन में। जाहिर सी बात है, इट इज नो लॉन्गर फीजिबल। अगर कमिश्नर के ओपिनियन में ये रीजन फीजिबल नहीं है तो वो क्या भी कर सकता है? विड्रॉ भी कर सकता है। बट not unless the person has been provided an opportunity of being heard। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा जब तक वो क्या ना दे दे, सफाई पेश करने का मौका ना दे दे। अगला, an order of the commissioner
फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर, जो भी कमिश्नर चेंज ऑफ टैक्स ईयर का ऑर्डर देगा वो कब से इफेक्टिव होगा? ऑफ चेंज ऑफ टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे। हमने कहा वो उस डेट से इफेक्टिव होगा जो उस नोटिस में फर्स्ट डे मेंशन होगा, किस चीज का? ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी। तो हमने कहा ये चेंज ऑफ टैक्स ईयर का प्रोसीजर सिर्फ स्पेशल कराने के लिए नहीं है, नॉर्मल से स्पेशल कराने के लिए भी है और स्पेशल से नॉर्मल कराने के लिए भी है। तो हमने कहा जो भी उस ऑर्डर में डेट होगी उस डेट से वो इफेक्टिव हो जाएगा, स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। लेकिन अगर कोई पर्सन डिससेटिस्फाइड है, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, वो क्या कर सकता है? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन, किसको? विद द बोर्ड को, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन। किस चीज के लिए? स्पेशल टैक्स ईयर के लिए है या विड्रॉवल, उसको स्पेशल टैक्स ईयर हमने अलाउ नहीं किया या उसका विड्रॉ कर दिया, उसके लिए वो रिव्यू एप्लीकेशन किसको फाइल कर सकता है? बोर्ड को। एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। उसके बाद वो कहीं भी और जा नहीं सकता। तो क्या ये आपको याद हो गया है? उसूलन तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक, और अगर नहीं भी हुआ तो घर जाके इसको 1 से 2 दफा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो आपको जो मैं बोलता हूँ ना, घर जाके पढ़ लो, याद कर लो, उसका सबसे बड़ा फायदा बताऊँ क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज जितना ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रेश है ना, आज के बाद कभी नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद हम इतनी डिटेल में ये कॉन्सेप्ट कभी भी डिस्कस नहीं करने वाले। अगर आज जिसने घर जाके इसको 1 दफ़ा पढ़ लिया ना, 99% इंशाल्लाह गारंटी है कि उसको याद हो जाएगा। 1 नहीं तो 2 दफ़ा, 2 नहीं तो 3 दफ़ा पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपने इसको छोड़ दिया, आपने कहा नहीं यार देख लेंगे वीकेंड पे, वो वीकेंड नहीं आएगा। पहली बात तो ये, जब भी आएगा, जब भी याद करने बैठोगे, तुम्हें इसको याद करने के लिए आधा घंटा लगाना पड़ जाएगा। आज घर जाके तुमने इसको 3 दफ़ा रीड कर लिया, 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा ये, 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुमने इसको छोड़ दिया अगले हफ्ते पर, तो ये कितने टाइम में याद होगा? आधा घंटा, पौना घंटा लग जाएगा इसको याद करने में। क्या ये बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है ये बात? तो जो पढ़ो, जिस दिन पढ़ो, मेरे बच्चों को घर जाके रिवाइज कर लो। कामयाबी का, सीए के सब्जेक्ट में कामयाबी का बहुत आसान नुस्खा है, लेकिन ये आसान नुस्खा फॉलो नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए वो बेचारे पास नहीं हो पाते। क्या ये बात समझ आ रही है? देखो मैं फ्रैंकली बात बताऊँ, सीधी बात बताऊँ, मैं टीचर हूँ ना, तो मैं ये सारी नसीहतें तुमको कर रहा हूँ। जब मैं भी स्टूडेंट था ना, शायद मैं भी फॉलो नहीं कर पाता था कि रोज़ जाके रोज़ याद करना है, रोज़ जाके रोज़ याद करना है। लेकिन टाइम भी बर्बाद नहीं करता था मैं, यानी पढ़ ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। भले अगर रोज़ याद नहीं कर रहा तो एक दिन छोड़ के रिवाइज कर लिया, फ़ौरन उसी दिन नहीं किया तो अगले दिन कर लिया, ज़्यादा डिले नहीं करता था मैं। आप भी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने आज ही घर जाके, अच्छा तो ये बेस्ट बच्चा तो वो ये कि आज ही जाके रिवाइज कर लेगा। लेकिन आपके पास कितनी बड़ी नेमत आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आपको सैटरडे और संडे ऑफ मिल रहा है। देखो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, और ये इसलिए क्योंकि हम सारे टीचर्स ने कुर्बानी दी है। हम पहले रोज़ 5 दिन नहीं आ रहे थे, अब आप लोगों की खातिर मैं रोज़ सुबह 5 दिन आ रहा हूँ, 5 दिन रोज़ सुबह आ रहा हूँ। पहले नहीं आ रहा था। वीक डेज में 2 दिन हो रही थी मेरी क्लास, 2 दिन 3 दिन हो रही थी, एक दिन सैटरडे को हो रही थी। तो अब हम कुर्बानी दे रहे हैं तो आपकी आसानी के लिए, लेकिन अब अगर आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं तो हमारी कुर्बानी तो रहेगा ही ना। तो क्या ये कम से कम कर सकते हो कि जो पूरे हफ्ते में पढ़ो, सैटरडे संडे को उसको पक्का बैठ के रिवाइज कर लो, वो फिर भी ताज़ा होगा। लेकिन अगर वो हफ्ता गुजर जाएगा ना तो वो बासी होना शुरू हो जाएगा, भूलना शुरू हो जाओगे। क्या बात समझ आ रही है? किसी का सवाल है? अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर तो हम पढ़ चुके हैं, क्या ख्याल है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल ये खुद ही पढ़ लेना। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की एग्जाम्पल है, बच्चों वाली एग्जाम्पल है। उसके बाद एक डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे के अंदर मैं आप लोगों से जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन्ड बिलो। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, सब मिलके जवाब नहीं देंगे। टैक्स ईयर बताना है, इन अकाउंटिंग पीरियड्स का टैक्स ईयर बताना है। पहला 1 सितंबर 17 से 31 अगस्त 2018, ये मुझे बताएगा वो बच्चा, सबसे आखिरी वाला बच्चा। क्या बताया बेटा आपने? 2019 31। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दें ये स्पेशल टैक्स ईयर है कि नॉर्मल टैक्स ईयर है?
स्पेशल टैक्स ईयर है और स्पेशल टैक्स ईयर है 2019। अच्छा, उसके बाद अगला वाला मुझे ये बच्चा बताएगा, ये बच्चा तुम, हाँ तुम बताओगे। 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 2018 नॉर्मल टैक्स ईयर है। बे यार पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा वाला है? अभी पहला वाला भी 19 ही था, सोच ले दूसरा वाला कुछ और होगा। दूसरा वाला भी स्पेशल टैक्स ईयर 2019। तीसरा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। बेटा आप बता दें स्पेशल टैक्स ईयर है कौन सा वाला है? सोच के, देख के, गौर से, कोई जल्दी नहीं है आपके पास 1-2 सेकंड है। 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो ये भी टैक्स ईयर कौन सा है? स्पेशल टैक्स ईयर 2019। अच्छा भाई डी वाला 1 मई 2018 टू 30 अप्रैल 2019, ये आप बता दो बेटा। हाँ सोच ले भाई, पहले 3 19 हो गए, ये भी 19 है। कौन सा? नॉर्मल स्पेशल टैक्स ईयर 2019। और आखिरी वाला आप बता दें बेटा। ये भी 19 है। मैंने कहा ये भी 19 है, लेकिन ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 है। क्या ये बात समझ आती है सबको? अच्छा, अब ये देखो नीचे के 2 क्वेश्चन दिए हैं पास पेपर की तरह, इसको रीड कर लें हम। अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि चेंज इन टैक्स ईयर एग्जामिनर को इतना पसंद है कि हर 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद ये चेंज इन टैक्स ईयर का सवाल आता ही आता है। मुझे नहीं पता क्यों आता है, शायद एग्जामिनर चाहता है बच्चे पास हो जाए, लेकिन बच्चे खुद ही नहीं चाहते पास होना। तो हर 2 अटेम्प्ट के बाद, 3 अटेम्प्ट के बाद ये चेंज इन टैक्स ईयर का सवाल आता है। मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट ऐसी पुरानी वाली लिख दी है, मेंशन कर दिए हैं, लेकिन ये आपको कई दफ़ा मिलेगा। सही है? 3 मार्क का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ये चेंज इन टैक्स ईयर का सवाल आता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सही है? सो यू हैव टू लर्न दिस। आओ पढ़ लेते हैं क्या है सवाल। वन ऑफ योर क्लाइंट, सितंबर 2007, वन ऑफ योर क्लाइंट इज ए सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, हमारा एक क्लाइंट है, एंड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम जून 30 टू December 31st as the income year of its parent company ends on 31st December। वो अपना साल जून 30 से 31 दिसंबर चेंज करवाना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर और साथ में टैक्स ईयर भी, क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी का ईयर क्या है? 31 दिसंबर। Advise the client about the requirements of income tax ordinance regarding change in tax year from normal to special। क्या ये मुश्किल है? नहीं। अगला सवाल, Inspired Pakistan Limited wants to change its accounting year from 30 जून to 31 दिसंबर। नॉर्मल से स्पेशल में चेंज करवाना चाह रहे हैं। As the income year of its parent company in USA ends on 31 दिसंबर, क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी का ईयर 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है। Advise IPL about the requirements of income tax ordinance regarding the change of tax year from normal to special। क्या है? मुश्किल है सवाल, लेकिन इसमें मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि जब भी ऐसा कोई सवाल आया करे, अब देखो देखने में तो कितना सिंपल लग रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने सिर्फ चेंज इन टैक्स ईयर की रिक्वायरमेंट्स उसको बता देनी है, लेकिन हमेशा अपना सवाल आप ऐसे शुरू किया करो, क्योंकि देखो सवाल के अंदर किसका जिक्र है? IPL का जिक्र है ना, एडवाइस इंस्पायर्ड पाकिस्तान। तो मैं अगर इसका सवाल का जवाब शुरू करता तो मैं ऐसे शुरू करता, Inspired Pakistan Limited is advised to follow the below mentioned procedure for the change of tax year from 30th June to 31st December below ... तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब अपना आंसर शुरू किया तो मैंने उस आंसर को क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर दिया। डोंट गिव एन इंप्रेशन कि आपको कुछ, आप बस सवाल देख के पेपर पे वॉमिट कर दोगे, ऐसा इंप्रेशन नहीं देना आपने। आपने अपने सवाल, अपने जवाब को सवाल से कनेक्ट करना है। ऐसे कितने केसेस आएंगे जहां पर इंडिविजुअल्स के नाम लिखे हुए होंगे, सो गिफ्ट मिला, ये हुआ, वो हुआ, तो आपने यू हैव टू लिंक इट, यू हैव टू कनेक्ट विद दोज नेम्स एंड सिचुएशंस एंड इवेंट्स। ठीक है? आपने सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के प्रोसीजर नहीं लिख देना। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? सिर्फ ये लिखना है और आपने पूरा प्रोसीजर मेंशन कर देना है। फिर बच्चे कहते हैं कि सर क्या वर्ड टू वर्ड याद किया जाए? आंसर इज, आप कोशिश करें वर्ड टू वर्ड याद करने की, फिर आप जो लिखेंगे ना वो वर्ड टू वर्ड होगा नहीं, उसमें खुद ही अंग्रेजी का तड़का लग चुका होगा, खुद ही चीजें आप भूल चुके होगे। लेकिन अगर आप याद ही सोर्स को करने की कोशिश नहीं करोगे, अगर आप याद ही सोर्स को करने की कोशिश नहीं करोगे,
तो लिखोगे तो बिल्कुल ही डेविएटेड, बिल्कुल ही कचरा लिखोगे। लेकिन अगर आप याद वो करोगे जो हैंडआउट में लिखा हुआ है, इसको याद करो, देखो याद करो, कोशिश करो याद हो जाए, फिर जब आप लिखोगे तो उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा। लेकिन आप याद ही नहीं करोगे, अब बोलोगे मैं तो बस सर मैं खुद ही लॉ लिखूंगा पेपर में जाके, तो हमने कहा फिर आप इतनी ज़्यादा लॉ लिखोगे, कानून साजी करोगे, तो जो भी कानून साजी करते हैं वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। ऐसा ना हो कि आप तारीख का ही हिस्सा बन जाओ, सही है? ऐसी डेडोशायरी करने की ज़रूरत नहीं। चले ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो क्या अगर मैं कल आप लोगों से ये प्रोसीजर सुनूंगा तो क्या आप में से किसी को याद होगा ये? इंशाल्लाह। तो सब के सब आज घर जाके इसको याद कर लेना बेटा। हाँ? एक ही प्रोसीजर है भाई, ये पूरा एक प्रोसीजर है। नाम क्या तुम्हारा? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। कोई तुमसे पूछे नाम लिखो, सर ये अब्दुल और रहमान दोनों लिखना है, एक लिख लूं काफी है? यार एक पूरा नाम है तो पूरा लिखोगे ना यार। मार्क्स कम थे तो नाम लिखने के तो पेपर में मार्क्स ही नहीं होते, तुम तो नाम छोड़ के आ जाओगे, रोल नंबर छोड़ के आ जाओगे। सर रोल नंबर के थोड़ी मार्क्स मिलेंगे हैं? नहीं यार ऐसे नहीं होता, पागल। अच्छा अब बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा भाई। टैक्स ईयर का डिस्कशन तो हो गया हमारा,